आखिर हम भाग क्यों रहे हैं? बिल्ली ने पूछा। यह सवाल पूछना उसके लिए आसान था, क्योंकि दौड़ तो वह रही नहीं थी। वह तो हमेशा की तरह आराम से एड्रियन के सिर पर बैठी हुई थी। असली मेहनत एड्रियन कर रहा था, जो बर्फ से ढके जंगल के बीच तेजी से भाग रहा था, और उसके चेहरे पर अब भी घबराहट का एक भी निशान नहीं था। नॉक्टिस के सवाल पर उसने सीधा जवाब दिया, या तुम चाहती हो कि हम उससे लड़े? उसके शब्द खत्म भी नहीं हुए थे कि पीछे से ऐसी दहाड़ गूंजी जिसने पूरे जंगल को हिला दिया। रोर। वह आवाज इतनी भारी थी कि पेड़ों पर जमी बर्फ तक कांप उठी। नॉक्टिस ने जैसे उसे याद दिलाते हुए कहा, मुझे तो लगा था तुमने कहा था कि तुम इसका शिकार करना चाहते हो। एड्रियन ने बिना पीछे देखे जवाब दिया। हाँ, करना तो चाहता हूं। और उसी पल उसका शरीर अचानक काली परछाइयों में घिर गया। अगले ही क्षण वह गायब हो चुका था। बूम! जिस जगह वह एक पल पहले खड़ा था, अगले ही सेकंड वहां कुछ विशाला गिरा। बर्फ और जमी हुई मिट्टी धमाके के साथ चारों तरफ उछल गई। दो विशाल सींगों ने जमीन में गहरे गड्ढे बना दिए, और उस टक्कर की कंपन जंगल की जमीन तक में महसूस हुई। कुछ मीटर दूर परछाइयां फिर से इकट्ठी हुईं, और उनके बीच से एड्रियन बाहर निकला, जैसे वह किसी दरवाजे से बाहर आया हो। उसके चेहरे पर घबराहट नहीं, बस ठंडी शांति थी। अचानक हुए उस डिस्प्लेसमेंट से नॉक्टिस उसके सिर पर हल्का सा डगमगा गई। फिर संतुलन बनाकर सूखे स्वर में बोली, तुम जानते हो, ज्यादातर लोग अचानक टेलीपोर्ट करने से पहले अपने पैसेंजर्स को वार्न कर देते हैं। एड्रियन ने उसकी शिकायत को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और अपनी नजर उस प्राणी पर जमा दी जिसने अभी अभी हमला किया था। बर्फ का धुंधला बादल धीरे धीरे छंटा, और उसके भीतर से वह दैत्याकार जानवर अपना सिर उठाने लगा। पहली नजर में वह एक विशाल मेढ़े जैसा लगता था, लेकिन सिर्फ पहली नजर में। अगर उसके राक्षसी आकार को नजरअंदाज कर दिया जाए तभी। वह एड्रियन की ऊंचाई से लगभग दोगुना था। उसका पूरा शरीर बर्फ जैसे सफेद ऊन से ढका था, लेकिन वह ऊन किसी मुलायम परत जैसी नहीं, बल्कि इस्पात जितनी सख्त लग रही थी। उसके सिर के चारों ओर घूमते हुए दो विशाल क्रिस्टल जैसे सींग थे, इतने बड़े कि उनसे आसानी से चट्टानें तक कुचली जा सकती थीं। उसके नथुनों से ठंडी धुंध निकल रही थी, और उसकी चमकती नीली आंखें एड्रियन पर इस गुस्से से टिकी थीं जैसे उसने उसे गहराई से उकसाया हो। और सच तो यही था, उसने उसे उकसाया ही था। अब सवाल उठता है कि वह जंगल में कर क्या रहा था, और उसने इस दानवी मेढ़े को नाराज कैसे कर दिया। जवाब इसके कुछ घंटे पहले छिपा था। इससे कुछ घंटे पहले एड्रियन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसके सामने धुंधला बादलों से भरा आसमान था, और उसके ऊपर ऊंचे ऊंचे पेड़ों की चोटियां झूल रही थीं। उसने भौहें सिकोड़ लीं। पेड़। वह सीधा उठने ही वाला था कि उसे अपने सीने पर वजन महसूस हुआ। नीचे देखा तो नॉक्टिस आराम से वहीं लेटी हुई थी। तो आखिर तुम जाग ही गए, नॉक्टिस ने कहा। तभी एड्रियन को एहसास हुआ कि वह बर्फ से ढकी जमीन पर पड़ा हुआ है, और उसकी बॉडी टेम्परेचर तेजी से गिर रही थी। लेकिन वह घबराया नहीं। इसका हल सीधा था, अपने शरीर में माना को आजादी से सर्कुलेट करना। वह धीरे धीरे उठा, अपने कोट से बर्फ झाड़ी, और आसपास का इलाका देखने लगा। चारों ओर ऊंचे पाइन ट्रीज थे, जिनकी शाखाएं बर्फ के बोझ से झुकी हुई थीं। ऊपर का धूसर आसमान पूरे जंगल पर एक ठंडी, सुस्त रोशनी फैला रहा था। हम कहाँ हैं? उसने पूछा। उसे पिछली रात की बस इतनी याद थी कि उसने कुछ जरूरी नोट्स लिखे, अपनी माना थोड़ा और रिकवर की, और फिर सो गया।
तो फिर वह अचानक इस बर्फीले जंगल में कैसे जागा? क्या? मुझे नहीं पता, नॉक्टिस ने जवाब दिया। वह बूढ़ा आज सुबह तुम्हारे कमरे में आया, तुम्हें केरज में ले गया और फिर रास्ते के बीच कहीं उतार कर चला गया। एड्रियन ने ठुड्डी पर हाथ रखते हुए सिर हिलाया। समझ गया। तो यह भी एक और टेस्ट होना चाहिए, शायद मेन एस्टेट तक खुद रास्ता ढूंढने का। कुछ क्षण की खामोशी के बाद नॉक्टिस ने उसे घूरते हुए कहा, तुम सच में मानसिक रूप से अस्थिर हो। ऐसी हालत में कोई नॉर्मल इंसान इतना काम नहीं रहता। एड्रियन ने ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ उसकी तरफ देखा, लेकिन जवाब नहीं दिया। उसने बस अपने चश्मे में थोड़ा और माना डाला। अगले ही पल जंगल अलग अलग रंगों की माना से रोशन हो उठा, लेकिन उसने उन सबको फिल्टर कर दिया। वह सिर्फ एक खास सिग्नेचर ढूंढ रहा था। कुछ देर बाद उसके होठों पर हल्की फुसफुसाहट निकली, मिल गए। सेबास्टियन के स्वभाव को देखते हुए एड्रियन को उम्मीद थी कि उसने कोई मार्कर छोड़ा होगा, और सच में उसने छोड़ा था। सेबास्टियन ने जानबूझकर अपनी माना सिग्नेचर पीछे छोड़ रखी थी, पूरा यकीन करके कि एड्रियन अपने मैजिकल टूल की मदद से उसे ढूंढ लेगा। और उसने ढूंढ भी लिया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि सफर आसान होने वाला था। अगर यह सच में टेस्ट था, तो यह जंगल बीस्ट से भरा होना तय था। यानी मेन एस्टेट पहुंचने से पहले उसे कई दानवों से गुजरना पड़ सकता था। और सेबास्टियन ने चाहे कोई टाइम लिमिट न दी हो, एड्रियन इसे जल्दी खत्म करना चाहता था। उसे जितनी जल्दी हो सके रेनेल के पास पहुंचना था। रॉयल बॉल में अब सिर्फ 5 दिन से थोड़ा ज्यादा समय बचा था। उसने चश्मे को ठीक किया और पेड़ों के बीच बहती माना की उस पतली रेखा को फिर देखा। वह हवा में बहते किसी फीते की तरह जंगल के बीच मुड़ती हुई जा रही थी। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर अचानक एड्रियन रुक गया। अब क्या? नॉक्टिस ने सिर उठाकर पूछा। एड्रियन ने धीरे से अपना हाथ पेट पर रखा और सपाट स्वर में कहा, मुझे भूख लगी है। बिल्ली कुछ पल के लिए चुप रह गई। बस इतनी सी बात, उसने डिसबिलीफ में पूछा। एड्रियन ने पूरी गंभीरता से जोड़ा, मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। मुझे कुछ शिकार करना होगा। नॉक्टिस ने लंबी सांस भरी। तुम एस्टेट पहुंचने तक इंतजार नहीं कर सकते थे? नहीं, एड्रियन ने जवाब दिया और अपने आसपास का इलाका स्कैन करने लगा। बिल्कुल, क्यों करोगे? स्पिरिट्स की तरह बीस्ट्स भी अपने आसपास अलग तरह की माना ट्रेल छोड़ते थे, और एड्रियन अब उसी की तलाश कर रहा था। कुछ ही मिनटों बाद वह एक मोटे ट्री ट्रंक के पीछे रुक गया। उसके सामने एक छोटा सा खुला हिस्सा था, और उसके बीचों बीच 3 छोटे मेढे जैसे जीव खड़े थे, हर एक लगभग भेड़ के आकार का। एड्रियन ने उन्हें देखते हुए कहा, बस उम्मीद है कि ये खाने लायक हों। उन तीनों का शिकार करने और उन्हें स्क्यूअर्स पर चढ़ाने में एड्रियन को लगभग कोई मेहनत नहीं लगी। उन छोटे बीस्ट्स को यह समझने का मौका तक नहीं मिला कि हमला किस दिशा से आया। उनकी सींगदार गर्दनें कट चुकी थीं इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया दे पाते। और जहां तक आग की बात थी जिस पर उसने उन्हें पकाया, उसने बस आसपास मंडरा रही एक फायर स्पिरिट को नॉक्टिस से डरवाकर उससे आग जलवा ली। क्या यह बुरा था? हाँ, क्या वह यह जानता था? बिल्कुल, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। उसके लिए यह उन स्पिरिट्स से छोटा सा बदला था जिन्होंने पुराने एड्रियन को नजरअंदाज किया था। तुम श्योर हो कि तुम्हें नहीं चाहिए? एड्रियन ने रोस्टेड मीट का एक और टुकड़ा खाते हुए पूछा। उसके सामने एक चट्टान पर बैठी नॉक्टिस अपनी पूंछ आलस से हिला रही थी। मैं एक स्पिरिट हूं, उसने सपाट स्वर में कहा। मैं मॉर्टल फूड नहीं खाती। एड्रियन ने बस हल्का सा हुमिंग साउंड निकाला और फिर एक और बाइट ले ली।
मांस उम्मीद से ज्यादा नरम था। जवान रामबीस्ट्स का मांस उतना सख्त नहीं था जितना बड़े मॉन्स्टर्स का होता है, और आसपास मिली जंगली हर्ब्स से जो सीजनिंग उसने की थी उससे स्वाद सच में अच्छा हो गया था। अकेले रहने के सालों ने एड्रियन को बहुत कुछ सिखाया था। कुकिंग उनमें से एक थी। जब तुम अकेले रहते हो, हर दिन खाना ऑर्डर करना महंगा भी पड़ता है और परेशान करने वाला भी। इसलिए उसने ठीक से खाना बनाना सीख लिया था। कोई बहुत एक्स्ट्रावेगेंट चीज नहीं, लेकिन इतना जरूर कि खुद को अच्छे से खिला सके। अपनी पिछली जिंदगी में पैकेट नूडल्स पर जीने वालों की तुलना में इस तरह का फ्रेश कुक्ड मीट तो प्रैक्टिकली लक्जरी था। उसने आखिरी टुकड़ा खाकर सफाई से उठते हुए अपनी यूनिफॉर्म से बर्फ झाड़ी। बाकी मांस आगे काम आ सकता था, इसलिए उसने उसे एक बड़े पत्ते में लपेटकर संभालकर बांध लिया। वेस्ट करना उसके लिए स्वीकार्य नहीं था। समस्या बस यह थी कि इसे कैरी कैसे किया जाए। नॉक्टिस कुछ देर तक उसे पत्तों से कोई पोर्टेबल पाउच बनाने की कोशिश करते देखती रही, फिर उसने आह भरी और अपनी शैडो को फैलने दिया। इसे शैडोज में रख दो, उसने कहा। एड्रियन ने पहले उसे देखा, फिर जमीन पर फैली शैडो को। जैसे ही उसने ऐसा किया, उस टेक्निक की जानकारी उसके दिमाग में भरने लगी। शैडो वर्क, एक ऐसी क्षमता जो कंप्रेस्ड पॉकेट ऑफ शैडो के भीतर चीजें स्टोर करने देती थी। उस कंप्रेस्ड स्पेस के भीतर समय बहुत धीमे बहता था, इतना धीमा कि उसके अंदर रखी चीजें बहुत देर तक खराब नहीं होती। थैंक्स, एड्रियन ने कहा और मीट को धीरे धीरे शैडो में उतार दिया। उसका हाथ सचमुच जमीन के भीतर से गुजरता हुआ लगा, जो अपने आप में बहुत अजीब एहसास था। जैसे ही उसने हाथ वापस खींचा, मांस गायब हो चुका था, सुरक्षित उसकी शैडो के भीतर। तभी वह सीधा खड़ा हुआ और धीरे से बोला, उसे अब तक लौट आना चाहिए था। उसने अपने चश्मे में फिर से माना डाली और बाईं ओर देखा। वहां आइसी ब्लू मना का एक विशाल गुच्छा स्टोन की तरह धड़क रहा था। नॉक्टिस ने भी उसकी नजर की दिशा देखी। आह, तो वह गुस्से में भरी मां है, उसने कहा। एड्रियन ने शांति से जवाब दिया, शायद। क्या तुम उससे लड़ने वाले हो? बिल्ली ने फिर पूछा। एड्रियन ने हल्का सा सिर हिलाया और अगले ही पल बीस्ट की दिशा के उलट मुड़ गया। वह जमीन के कांपने और पेड़ों के टूटने की आवाज साफ सुन सकता था। यह किसी बहुत गुस्से में भरे मदर बीस्ट के उनकी ओर दौड़ते आने का साफ संकेत था। उसने एक लंबी सांस ली और दौड़ना शुरू कर दिया। नॉक्टिस ने उसकी रिट्रीटिंग बैक को ऐसे देखा जैसे उसकी उम्मीदें मर गई हों, फिर वह गायब हुई और अगले ही पल फिर से उसके सिर पर प्रकट हो गई। इसी तरह, संक्षेप में कहें तो एड्रियन को जंगल में छोड़ दिया गया था ताकि वह खुद मेन एस्टेट तक पहुंचे। उसे भूख लगी। उसने 3 रामबीस्ट्स खा लिए और अब उनकी गुस्साई मां उसका पीछा कर रही थी। असल में एड्रियन चाहता तो तुरंत टेलीपोर्ट करके उस बीस्ट से पूरी तरह बच सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वजह, उसे अपनी रेनेल के लिए एक उपयुक्त गिफ्ट चाहिए था, या ठीक कहें उसकी स्पिरिट के लिए। फिर भी बात उसकी रेनेल की ही थी। उसके पीछे दौड़ती वह रामलाइक बीस्ट दरअसल एक फ्रॉस्टहॉर्न बेहेमथ थी। वह गुस्से से दहाड़ी क्योंकि उसका शिकार आखिरकार भागना छोड़कर रुक गया था। एड्रियन ने हल्के से कहा, यह मेरी उम्मीद से ज्यादा गुस्से में है। नॉक्टिस ने सूखे स्वर में याद दिलाया, तुमने उसके बच्चे मार दिए। आखिर तुम उससे क्या उम्मीद कर रहे थे? ग्रैटिट्यूड। फ्रॉस्टहॉर्न बेहेमथ ने जमीन पर अपने खुर पटके और बर्फ फिर से हवा में उछल गई। वह चार्ज करने को तैयार थी। एड्रियन ने ठंडे स्वर में कहा,
खैर, यह थोड़ी इनकॉन्वीनियंट होने वाली है। अगले ही पल बीस्ट दहाड़ी और उसकी ओर टूट पड़ी। उसके विशाल सींग नीचे झुके हुए थे, जैसे वह उसे सीधा भेद देना चाहती हो। उसके चार्ज की ताकत से जमीन कांप उठी। लेकिन एड्रियन, वह बस एक तरफ हट गया। दानव उसके बिल्कुल पास से निकला, मुश्किल से उसकी यूनिफॉर्म को छूता हुआ। उसके साथ एक बर्फीली हवा का तेज झोंका भी निकला जिसने उसके कोट को हिलाकर रख दिया। एड्रियन हल्का सा मुड़ा और उसे कई मीटर दूर जाकर रुकते देखा। यह सच में चार्ज करता हुआ बैल ही है, उसने खुद से कहा, जबकि वह बीस्ट अगला हमला तैयार कर रही थी। उसके सींग चमकने लगे। उसके मुंह से धुंध निकल रही थी। फिर उसने दहाड़ मारी और पहले से कहीं ज्यादा तेजी से फिर उसकी तरफ टूटी। हर जगह जहां उसके खुर पड़ रहे थे, जमीन जमकर बर्फीली हो रही थी। और हर सेकंड जो वह उस आइसी ग्राउंड पर दौड़ रही थी, उसकी स्पीड बढ़ती जा रही थी। एक ही पल में उसने दूरी खत्म कर दी। उसके सींग एड्रियन से टकराए और अगले ही क्षण वह बर्फ की मूर्ति में बदल गया, जो तुरंत छोटे छोटे टुकड़ों में टूट भी गई। बीस्ट ने संतोष न होने पर उन टुकड़ों को खुरों से और कुचल दिया। तभी दूसरी दिशा से एड्रियन की आवाज आई। अब गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। बीस्ट ने छोटे से संतुष्ट हाफने जैसा स्वर निकाला, मानो उसकी पुष्टि कर रही हो। लेकिन अगले ही पल वह ठिठक गई और आवाज की दिशा में मुड़ी। जंगल के दूसरी ओर उसका शिकार बिल्कुल सलामत खड़ा था। वह दहाड़ भी नहीं पाई थी कि जमीन से एक विशाल शैडो स्पाइक उठी और उसके खोपड़ी को आर पार भेदती हुई दूसरी ओर निकल गई। उसकी आखिरी नजर एक ऐसे मॉन्स्टर पर पड़ी जो पूरी तरह अंधेरे से बना था। और फिर उसके लिए सब कुछ काला हो गया। यह मेरी उम्मीद से आसान था, एड्रियन ने बीस्ट के शव के पास झुकते हुए कहा। नॉक्टिस ने सपाट स्वर में उत्तर दिया, बिल्कुल। अपने आकार के बावजूद फ्रॉस्टहॉर्न बेहेमथ फ्रोस्ट वुल्फ से काफी कमजोर है। एड्रियन ने सिर हिलाया। उसे यह बात मनहवा से पहले से मालूम थी। असल में यही वजह थी कि उसने शुरू से इसका शिकार करने की ठानी थी। वह और नीचे झुका, हाथ आगे बढ़ाया और उसकी हथेली में शैडो से बना एक छोटा डैगर उभर आया। यह मत कहना कि तुम इसका मांस भी खाने वाले हो, नॉक्टिस ने पूछा, जबकि वह बीस्ट की खोपड़ी चीरने लगा। एड्रियन ने शैडो टेंटेकल्स बनाए जो उसके माथे में बने छेद के भीतर घुसी और फिर वापस निकली। उनके साथ एक नीली चमकती हुई गोल वस्तु बाहर आई। एड्रियन ने उसे हथेली में लेते हुए कहा, मुझे यही चाहिए था। वह एक बीस्ट कोर था, या मना कोर, वह जगह जहां बीस्ट्स अपनी माना जमा करती थीं। खासकर अडल्ट बीस्ट्स। बच्चों में भी कोर होता था, लेकिन इतना छोटा कि बेकार समझा जाता। इसी वजह से उसने उन 3 छोटे फ्रॉस्टहॉर्न बेहीमॉथ्स के कोर्स निकालने की जहमत नहीं उठाई थी। उसने उस कोर को अपने शैडो वॉल्ट में स्टोर किया, फिर बीस्ट के शव की ओर दोबारा देखा। हालांकि बाकी सब यूं ही छोड़ देना वेस्टफुल होगा, नॉक्टिस ने लंबी सांस भरी। कृपया यह मत कहना कि तुम इस पूरी चीज को बुचर करने वाले हो, एड्रियन ने पूरी गंभीरता से उत्तर दिया। अच्छे मांस को यूं छोड़ देना ठीक नहीं होगा, स्पिरिट कैट उसे घूरती रही। तुम सबसे अजीब इंसान हो जिससे मैं कभी मिली हूं, जवाब देने की जगह एड्रियन ने अपनी स्लीव्स चढ़ा ली। तो फिर उसने शांति से शैडो की पतली ब्लेड सम्मान करते हुए कहा, शुरू करते हैं। 3 दिन। एड्रियन और नॉक्टिस को जंगल के किनारे तक पहुंचने में पूरे 3 दिन लगे। अब तक वह जान चुका था कि इस जगह का नाम फ्रोजन फॉरेस्ट है। यह बात उसे यहाँ के बीस्ट्स की संख्या से भी समझ आ गई थी और मनहवा से भी। उत्तर में यह सबसे खतरनाक जंगल माना जाता था।
लेखक ने इसका जिक्र भी बस इसलिए किया था क्योंकि मुख्य नायक और नायिका को यहीं एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली थी, और उसी अपॉर्चुनिटी की वजह से एड्रियन ने रास्ता बदल दिया था, जिससे उसका सफर 1 दिन की जगह 3 दिन लंबा हो गया। क्या यह वर्थ इट था? ओह बिल्कुल। उसने थके हुए हाथ को पास के एक पेड़ की ओर बढ़ाया। उसका हाथ उसकी छाल के भीतर धंस गया, और जब वह वापस निकला तो उसकी हथेली में एक विचित्र फूल था। वह किसी लोटस जैसा लगता था, बस उसके पेटल्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर थे और उनसे हल्की धुंध निकल रही थी। अपने ग्लोव्स के बावजूद एड्रियन उस लोटस से फैलती तीखी ठंड महसूस कर सकता था। उसने फुसफुसाते हुए कहा, फ्रोस्ट सॉवरेन लोटस, यह वही टूल था जो भविष्य में सेंटेस और प्रिंस के बहुत काम आने वाला था। दुर्भाग्य से उनके लिए यह अब एड्रियन के हाथ में था, और यह तो बस उन कई अवसरों में से एक था जिन्हें वह उनसे छीनने वाला था। हालांकि इसे पाना आसान नहीं था, खासकर क्योंकि उसे पहले इसके गार्डियन से निपटना पड़ा था। उस लड़ाई ने उसकी लगभग सारी माना निचोड़ ली थी, और भले वह बाहर से ऐसा न दिख रहा हो, उसके शरीर की कई हड्डियां भी टूटी थीं। फिर भी उसके लिए यह सब वर्थ इट था, क्योंकि यह उसकी लेडी की स्पिरिट के लिए एक परफेक्ट गिफ्ट था। बीस्ट कोर्स भी काम आ जाते, लेकिन उसकी रेनेल सिर्फ सबसे अच्छा डिजर्व करती थी, और फ्रोजन फॉरेस्ट जितना दे सकता था उसमें फ्रोस्ट सॉवरेन लोटस सबसे बेहतरीन था। 1 दिन पहले एड्रियन अब भी सेबास्टियन की छोड़ी हुई माना ट्रेल का पीछा कर रहा था, जब उसने कुछ और महसूस किया। उसने उसे पहले भी नोटिस किया था, लेकिन तब उसे न तो ऑब्स्टिकल लगा था और न ही इतना इम्पोर्टेंट कि वह उस पर ध्यान देता, या कम से कम उसने यही सोचा था। तभी नॉक्टिस ने धीमे स्वर में कहा, कितना क्यूरियस। एड्रियन चलते चलते बोला, क्या? लेकिन बिल्ली ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसकी जगह एड्रियन की अपनी शैडो रुक गई और एक दिशा की ओर इशारा करने लगी। यह माना का एक कॉन्सेंट्रेशन है, नॉक्टिस ने कहा। एड्रियन हल्का सा सिमटा। एनवायरनमेंट में माना होना कोई असामान्य बात नहीं थी। बीस्ट्स वाले क्षेत्रों में मनारिच स्पॉट्स आम थीं। लेकिन नॉक्टिस के स्वर में सिर्फ जानकारी नहीं, दिलचस्पी थी। साधारण माना नहीं, स्पिरिट ने स्पष्ट किया, यह ठंडी है। यह सुनते ही एड्रियन रुक गया। उसे मनहवा का एक महत्वपूर्ण डिटेल याद आया। नॉक्टिस की यह लाइन बिल्कुल वैसी ही थी जैसी फ्रोजन फॉरेस्ट आर्क में प्रिंस की स्पिरिट ने कही थी। संयोग? शायद, लेकिन वह इसे चांस पर छोड़ने वाला नहीं था। सेबास्टियन की माना इतनी जल्दी गायब नहीं होने वाली थी, इसलिए एड्रियन के पास एक छोटा सा डिटूर लेने का समय था। उसने अपने चश्मे को दूर चमकते उस बर्फ जैसे ठंडे मना क्लस्टर पर फोकस कराया और उसी दिशा में चल पड़ा। कई घंटे चलने के बाद वह आखिर उस जगह पहुंचा जहां वह माना उसे ले जा रही थी। उसके सामने एक केव का एंट्रेंस था। इस बिंदु पर एड्रियन लगभग निश्चित हो चुका था कि यह वही जगह है जो मनहवा में थी, क्योंकि जैसे ही उसने उसके मुहाने पर कदम रखा, एक भारी दबाव उसके कंधों पर उतर आया। उसे कहानी याद थी। सदियों पहले उत्तर का यह प्रदेश भी बाकी 3 क्षेत्रों और राजधानी की तरह गर्म और उपजाऊ माना जाता था। फिर एक दिन एक आइस ड्रैगन यहां आ पहुंचा। कोई नहीं जानता था वह कहां से आया था। कुछ कहते थे वह उत्तर के समुद्रों से उतरा, कुछ कहते थे कि वह दुनिया की सीमा से परे पहाड़ों से निकला। लेकिन एक बात पर सब सहमत थे, वह जहां भी गया अपने पीछे विनाश छोड़ गया। उसकी उड़ान के साथ ब्लिजर्ड्स आती थीं। नदियां मिनटों में जम जाती थीं। जंगल ब्रिटल क्रिस्टल के खेतों में बदल जाते थे।
पूरे के पूरे सेटलमेंट्स तूफानों में गायब हो जाते थे। फिर उसके सामने खड़ा होने के लिए एक आदमी उठा, आर्डेंट परिवार का पहला पेट्रियार्क। उसका नाम समय के साथ खो गया था, या शायद लेखक ने उसे नाम देने की जहमत नहीं उठाई थी, लेकिन उसका टाइटल आज भी कई अभिलेखों में दर्ज था। कथा के अनुसार उस पेट्रियार्क ने ड्रैगन से ऐसी लड़ाई की जिसने पूरे क्षेत्र को हिला दिया। कई दिनों तक संघर्ष चला। आखिरकार ड्रैगन घातक रूप से घायल हुआ और उत्तर की ओर भाग गया। लोग मान बैठे कि वह बच निकला और पेट्रियार्क विजयी होकर लौट आया। लेकिन असली सच कुछ और था। ड्रैगन भागा नहीं था। वह यहीं इसी केव के भीतर मर गया था। मनहवा में प्रिंस और सेंटेस इस केव तक संयोग से पहुंचे थे जब वे बीस्ट्स के झुंड से भाग रहे थे। अंदर उन्हें फ्रोस्ट सॉवरेन लोटस मिला था, जिसकी रखवाली एक शक्तिशाली आइस बीस्ट कर रही थी। उस लड़ाई में प्रिंस लगभग मर ही गया था और सेंटेस ने खुद को थकाकर उसे हील किया था। वह पूरा सीन उनके ग्रोइंग बॉन्ड को दिखाने के लिए लिखा गया था, लेकिन एड्रियन के लिए वह सब बेहद बोरिंग था। उसे इन दोनों ढोंगियों की बढ़ती रोमांस में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह बस अपनी रेनेल को देखना चाहता था। फिर भी उसके पास उस पूरी कहानी को पढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आखिर वह यह जानना चाहता था कि रीडर्स को नोएल उसकी रेनेल से बेहतर क्यों लगती थी। उसने कहा, चलो अंदर चलते हैं, और नॉक्टिस अब भी उसके सिर पर सोती हुई बैठी रही। स्पिरिट को यह प्रेशर इतना कमजोर लग रहा था कि उसने इसकी तरफ ध्यान देना भी जरूरी नहीं समझा। एड्रियन केव के भीतर बढ़ता गया। जितना अंदर जाता गया उतनी ठंड बढ़ती गई। उसकी सांसें अब साफ दिखाई देने लगी थीं। फिर भी उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। केव आगे बढ़ते बढ़ते चौड़ी होती गई। फिर वह एक ऐसे बड़े खुले हिस्से में पहुंचा जो किसी हॉल जैसा लगता था। उसकी दीवारों में नीले चमकते पत्थर जड़े थे जो पूरी जगह को एक रहस्यमय रोशनी दे रहे थे। और उसके ठीक बीचों बीच वही चीज थी जिसकी उसे उम्मीद थी, फ्रोजन लेक। एक जमी हुई झील, शांत, गहरी और रहस्यों से भरी हुई। एड्रियन उसे देखता रहा। अब कोई शक नहीं बचा था। वह सही जगह पर था।